Hello, dear students. Hope you are doing good at your home. Today is October, and we have completed little part of our syllabus, and now we continue to work for the other topics. So, in the last class, we were discussing about Clapeyron equation. We have done some relations about the phase transformation. Now, today we will continue that. इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं और आज की क्लास में हम बेसिकली ड्रॉ करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं द क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स. So let's continue. In the previous class we were talking about a system. Now we are not focusing that system is having only gaseous particles. Now there may be two phases, that may be liquid, solid, gas, any other two. So there is a system. Once again, the system is in contact with the heat reservoir. The pressure and temperature of heat reservoir is P and T. तो हम उसी तरह के सिस्टम को एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं. एक सिस्टम है जो कि कांटेक्ट में है एक हीट रिजर्वायर के, और हीट रिजर्वायर का प्रेशर और टेम्परेचर P और T है जो कि कांस्टेंट है. सिस्टम में दो फेसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं जो कि लिक्विड, गैस या किसी भी तरह की दो फेसेस हो सकती हैं. यहाँ पर मैंने इसे फेज 1 से दिखाया है, फेज 2 से दिखाया है, और सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है. तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था, अगर सिस्टम कांटेक्ट में है किसी हीट रिजर्वायर के जिसका टेम्परेचर या प्रेशर P है, तो उस पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पर फेज 1 और फेज 2 की कुछ गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल होगी. Now, depending on the pressure and temperature, that Gibbs free energy may be equal or may be less than or may be greater than for one phase or phase 2. So, the whole system try to minimize the Gibbs free energy. ये जो पूरा सिस्टम है अपनी Gibbs free energy को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है. अगर प्रेशर और टेम्परेचर की ऐसी वैल्यूज हैं जिन पर की Gibbs free energy पर मोल, Gibbs free energy पर मोल दोनों बराबर है, तो सिस्टम की दोनों फेसेस को एग्जिस्ट करेंगी. बट अगर हीट रिजर्वायर का प्रेशर और टेम्परेचर कुछ इस तरह का है कि गिब्स फ्री एनर्जी किसी एक फेस की कम है, तो सारे के सारे मोल उस सेकंड फेस में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसकी की गिब्स फ्री एनर्जी कम है. ओके, सो always we can always found such temperature we can always find such temperature and pressure on which Gibbs free energy per mole for the two phases are equal. हम हमेशा ही ऐसे प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जिन पर की गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल इक्वल है. लेट्स से कि ये कोई प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू है जिस पर की गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल दोनों फेसेस के लिए बराबर है. सिमिलरली ये कोई दूसरा पॉइंट है, उस प्रेशर और टेम्परेचर पर भी कुछ गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल इक्वल है. दिस इज वन इज द थर्ड पॉइंट. और इसी तरह के हम कुछ और पॉइंट्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं. तो इन गिब्स फ्री एनर्जी का जो ऐसे पॉइंट जिन पर की गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल है उन सभी को अगर हम मिला दें, देन दिस इज, so if I draw a line or I draw a curve joining all the points, then this curve is called phase curve. This curve is phase curve. So basically what it is doing, it is separating two phases. This line is called phase curve. So the locus of all those points on which Gibbs free energy per mole for both the phases are equal, the curve is called phase curve. So let me draw it very smoothly. ये थोड़ा सा हम इस तरह का ड्रॉ कर लेते हैं. Now you can visualize ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर की प्रेशर, इन सभी वैल्यूज पर ये गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल फॉर बोथ फेसेस आर इक्वल. द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स. Now यहाँ पर फेज 1 एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर फेज 2 एग्जिस्ट करती है. फेज 1 एंड फेज 2. Now we are going to drive this Clapeyron equation. ये क्या है? इसी फेज कर्व पर मैंने एक पॉइंट लिया है, पॉइंट B, एंड दिस इज पॉइंट A. Now पॉइंट A और B पर प्रेशर टेम्परेचर की वैल्यू सेम है. देयर इज सम डिफरेंस, हम इसे डेल्टा P कह देते हैं. ये जो प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा P, और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों के बीच में उसे हम डेल्टा T कह देते हैं. Now you can say the Gibbs free energy at point A. हम क्या लिख सकते हैं? G T P for phase 1 के लिए, which is a function of temperature and pressure. For phase 2, Gibbs free energy both are equal. So G1 is equal to G2. The pressure and temperature values are
TP or you can say PT at point A. पॉइंट ए पर हमने क्या कहा कि गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल दोनों की इक्वल है G1 इक्वल टू G2 एंड G1 द प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज हमने लिखी है T and P. Now at point P the pressure increases by the value delta P and temperature increases by the value of delta T. So at point B once again गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल are equal, so we can write G2 P plus delta T or P plus delta P is equal to G2 P plus delta T and P plus delta P. So if I subtract equation 2 and equation 1, दोनों में से मैं एक दूसरे को माइनस कर दूँ, what I can say, sorry, this is G1. तो अगर दोनों equations को हम subtract कर दें, then we will get delta G1 is equal to delta G2. So point A से B तक जाने पर जो भी change in गिव्स फ्री एनर्जी फॉर फेज 1 हुआ है, सिमिलर चेंज गिव्स फ्री एनर्जी फॉर फेज 2 हुआ है. तो डेल्टा G1 इज इक्वल टू डेल्टा G2. What we have received? Delta G1 is equal to delta G2. Now here G is function of temperature and pressure. We know another relation of gives free energy. हमने पहले भी निकाला है, that is gives free energy which is depending on internal energy E, pressure and volume minus Ts. This is the relation of gives free energy. This is a gives free energy. If I am talking gives free energy per mole, then I must write small g, E, pressure, small v, volume per unit volume, and volume per unit mole, and temperature and entropy. So the quantities are like gives free energy per mole, volume per mole, and entropy per mole. Now from this relation, what we will get? Delta G. If we draw delta G, then this is delta G, delta E plus CdV and VdP, जो कि हमने पहले भी किया है, हम सिमिलर प्रोसेस कर रहे हैं minus FCT. Now as you know, this quantity is, ये quantity क्या है? From the first law of thermodynamics, हम जानते हैं quantity क्या है? ये quantity equal है TdS के. Because this quantity is delta Q and delta Q from the second law of thermodynamics is TdS. So it will be cancelled out and now we get delta G is equal to VdP minus FBT. Now you can see the relation. अगर delta G का relation कुछ ऐसा है, then we can write delta G1 to be V1 volume, pressure same because both are in contact of heat reservoir, and minus S1 delta D. This is the entropy of phase 1. This is volume of phase 1. So entropy and volume for phase 1 at temperature and pressure. जो temperature और pressure में जो changes आए हैं उसके respect में. Now delta G2. This is V2 dP minus S2 delta T. I think there should be no problem till now. अभी तक किसी तरह की कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए. Now both equation we must write equal. We must put equal to each other. अगर हम दोनों relations को put कर देंगे and simplify the thing, तो हमें क्या मिल जाएगा? Delta P V2 minus V1 is equal to delta T S2 minus S1. Let it be more simplified. Delta P delta T is equal to S2 minus S1 upon V2 minus V1, or I can say delta S1 upon delta. This is change in entropy per mole. This is change in volume per mole. Now, instead of per mole, let's do it in simple entropy and volume. So we can write delta P delta T is equal to delta S delta V. Change in entropy and change in volume. This equation is very well known equation of thermodynamics. It is known as Clausius-Clapeyron equation. Let me do delta S. तो चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन वॉल्यूम बता रही है. इक्वेशन क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं. और इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले एक और चीज हम कर लेते हैं. हम जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है. चेंज इन एंट्रोपी बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी नो
This is delta H delta Q upon T. Change in entropy at constant temperature. At constant temperature, whatever heat is supplied to the system is known as latent heat of transformation. एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर सिस्टम को जो भी हीट सप्लाई की जाती है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, गुप्त ऊष्मा. अब ये डिपेंड करता है कि आप लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हैं या लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग. गलन की गुप्त ऊष्मा या फिर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ये इस तरह से कही जाती है डिपेंडिंग कि आप किस फेज से किसमें आ रहे हैं, लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं या सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हैं. तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर जैसे कि आपको सॉलिड से लिक्विड में आना है, वाटर की बात कर लेते हैं, आपको सॉलिड से लिक्विड में आना है, तो दिस होल प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड का जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा दैट विल हैपन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर. एंड यू नो if pressure is 1 atm then at 100 degree centigrade, sorry at 0 degree centigrade the solid will melt into the liquid. और इसी तरह से अगर हमें लिक्विड से वेपर की तरफ जाना है तो what will the temperature? Of course the temperature will be 100 degree centigrade at 1 atmospheric pressure. तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो भी ऊष्मा दी जाएगी जिससे कि एक फेज से दूसरा फेज ट्रांसफर हो जाए उसे हम लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. So we can replace delta Q by L12. Here phase 1 2. This is the latent heat of transformation from phase 1 2. So now the relation is more simplified and more interesting. This is now delta P delta T is equal to L12 upon T delta V. This is known as Clapeyron equation. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके इससे रिलेटेड हैं. आई विल सेंड दोज न्यूमेरिकल टू यू एंड यू कैन सॉल्व दिस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन. व्हाट इज दिस बेसिकली दिस इक्वेशन टेलिंग अस, अगर टेम्परेचर में कुछ चेंज किया जाए, डेल्टा टी टेम्परेचर में कुछ चेंज किया जाए तो प्रेशर में कितना चेंज करना पड़ेगा जिससे कि दोनों फेसेस को एडजस्ट कर रहे हैं. रिमेंबर हमने ये इक्वेशन इस लाइन से निकाली है. तो जितना भी चेंज अगर हम किसी सिस्टम के टेम्परेचर में कर रहे हैं जो कि एक हीट रिजर्वायर के कॉन्टेक्ट में है, अगर सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज किया जाए तो उसके प्रेशर में कितना चेंज करना पड़ेगा जिससे कि कोई एक फेज एडजस्ट करती है. अगर हम ये चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली डेल्टा पी डेल्टा टी इसकी 3 वैल्यूज पॉसिबल है. डेल्टा पी डेल्टा टी या तो 0 होगा या फिर डेल्टा पी डेल्टा टी पॉजिटिव होगा और या डेल्टा पी डेल्टा टी नेगेटिव होगा. तो जब पॉजिटिव है, 0 है और नेगेटिव है तो किस तरह की चेंजेस आ सकते हैं उसको हम देखते हैं. तो let's understand the phase transformation by using Clapeyron equation. This equation is known as Clapeyron equation और इस इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है हम इसको फेज ट्रांसफॉर्मेशन में समझने के लिए अप्लाई करते हैं. तो आई एम ड्राइंग द फेज कर्व ऑफ वाटर. वाटर का फेज कर्व आपके लिए पहले भी आपने कई बार ड्रॉ किया है. वो किस तरह से ड्रॉ होता है और उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. आप बेसिक क्लासेस में ही आपने वाटर का फेज कर्व ड्रॉ किया हुआ है. दिस साइड टेम्परेचर, दिस साइड प्रेशर, और इस फेज कर्व को हम क्लापेरॉन इक्वेशन से समझने की कोशिश करेंगे. तो दिस इज द फेज कर्व ऑफ वाटर. Here once again each line is a phase curve. So the phase curve between solid, vapor, or you can say gas, and liquid. This is some point and this is some point. So solid, gas, liquid. This line is separating gas and solid part. This line is separating gas and liquid, and this line is separating solid and liquid. And this curve is called phase curve for the water. सिमिलरली किसी और सब्सटेंस के लिए फेज कर्व कुछ और टाइप का होगा, वाटर के लिए कुछ इस टाइप का है. अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, क्लापेरॉन इक्वेशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड और गैस. हमारे पास सिस्टम है और सिस्टम में सॉलिड और गैसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो ये जो पॉइंट्स हैं
लेट मी ड्रॉ इट। ये जो पॉइंट्स हैं इन पर दोनों फेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये जो प्रेशर टेम्परेचर की वैल्यूज है ऑन दीज पॉइंट्स और बोथ फेसेस को एग्जिस्ट, सॉलिड और गैस। अगर प्रेशर और टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू इस रीजन में आती है देन ओनली सॉलिड फेस विल एग्जिस्ट and in this region only gaseous phase will exist. Let's see कि कर्व के स्लोप का क्या चेंजेस हो रहे हैं। हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं सॉलिड से गैस। जब भी हम सॉलिड से गैस की तरफ जाएंगे तो हमें हीट देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी। Of course you will agree that we will supply some heat to the system. That means the latent heat of transformation L12 is positive. We are talking about this curve and trying to understand this phenomena of this curve. L12 अगर हम solid से gaseous phase की तरफ जा रहे हैं, you will unanimously agree with me that we will supply some heat to the system, and this L12 will be positive quantity. What will be the change in volume? Volume will increase or decrease if we are transferring from solid to vapor. Volume क्या होगा? Increase होगा. So delta V also positive. So in the right hand side, both the quantities L12 and delta V is positive. That means delta P, delta T is a positive quantity. So the slope will be a positive. The slope is positive. So अगर डेल्टा टी में जितना चेंज किया जा रहा है अगर उतना ही चेंज हम प्रेशर में कर देंगे then we will get this curve. That means उन प्रेशर और टेम्परेचर्स पर दोनों फेसेस को एग्जिस्ट करेगी। अगर उतना चेंजेस नहीं किया गया है तो डेफिनेटली कोई एक फेस ही एग्जिस्ट करेगी। राइट, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर वन, लिक्विड टू गैस। लिक्विड और गैस के बीच में ये एक कर्व है। इस कर्व को अंडरस्टैंड करने के लिए वंस अगेन अगर हम लिक्विड से गैसियस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे, लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हैं, so the temperature we will supply heat to the system. Once again latent heat of transformation L12 is positive. हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी किसके लिए? लिक्विड से गैस में जाने के लिए। तो L12 इज पॉजिटिव। डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। लिक्विड से जब हम वेपर की तरफ जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यू विल से ऑब्वियसली द वॉल्यूम विल इंक्रीज। So change in volume is also positive. L12 is positive. Once again, delta P, delta T must be positive. The slope of this curve should be positive. So the phase curve should be like this. So the slope is positive. ये जो phase curve है उसका slope कुछ इस तरह से होना चाहिए so that delta P, delta T is positive. Okay. So this curve is called sublimation curve. This is called boiling curve. Now we will talk about solid liquid phase, this curve. जब हम solid से liquid की तरफ जा रहे हैं, then for this system solid से liquid की तरफ आने पर यानी कि हम ice को melt कर रहे हैं, जब ice melt होगी तो it will take heat to the system. यानी कि क्या होगा? Once again latent heat of transformation is positive. Now change in volume. Think about change in volume. The change in volume again positive. सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाने पर क्या चेंज इन वॉल्यूम फिर से पॉजिटिव होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। चेंज इन वॉल्यूम वंस अगेन जब हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ आ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं वाटर की, तो जैसे ही हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ आते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव। यानी कि जब सॉलिड मेल्ट होता है यानी कि आइस मेल्ट होती है तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है। So now in this case delta V is negative. So when delta V is negative then the slope is negative. The curve shape must be like this so that we get delta P, delta T negative. तो जो स्लोप है कर्व का वो नेगेटिव हो गया है। Am I right? जब हम आइस को मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? You can think upon it. If you do not find any answer, we can discuss in the class. So just believe on me from right now. जब भी हम आइस की बात करते हैं तो वो मेल्ट होती है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। This is the only case for the water.
तो वाटर के लिए ही वॉल्यूम, जस्ट अ मिनट, तो वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए ही ऐसा होता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड की तरफ आने पर जो वॉल्यूम में डिक्रीज है वाटर के लिए ही होता है, और इसीलिए इसका कर्व नेगेटिव है। किसी और सब्सटेंस के साथ, किसी भी अदर सब्सटेंस के लिए ये जो फेज कर्व है कुछ इस तरह का होता है। टेम्परेचर, प्रेशर, for all the curves the slope is positive. That means this is solid, liquid and gas. किसी भी और सब्सटेंस के लिए ये कर्व हमेशा ही पॉजिटिव होता है, like CO2 in your textbook, this is CO2 or maybe other. And I also add one more thing in this. आप तीन फेजेस के बारे में जानते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। सॉलिड में कुछ और फेजेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। सॉलिड की जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करती है तो स्पेस कर्व में भी सॉलिड वाले एरिया में 2 कर्व या 3 कर्व हो सकते हैं, डिपेंडिंग सब्सटेंस कौन सा है। तो डिपेंड ऑन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जिनकी सिंगल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उनके लिए सिंगल कर्व होगा, जिनके लिए मल्टीपल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उनके लिए कर्व भी चेंज हो जाएगा। सब एडिशनल चीज जो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, वाटर के लिए आपने पहले भी पढ़ा होगा। Once again, I'm repeating all those things. This point is called triple point, which you already know. Triple point is the point where all the phases coexist, solid, liquid, and gas. You can search yourself what is the value of triple point for water. Similarly, for other substance, you can find the triple point. जहाँ पर तीनों phases coexist करती हैं, this point is called triple point. And this is another point where you can see that this curve ends. So at this temperature and pressure, this point is called critical temperature. This point is called critical temperature. Beyond critical temperature, pressure is so much that gas becomes so dense that it behaves like a liquid. तो इस पॉइंट के बाद प्रेशर इतना बढ़ जाता है, गैस इतनी डेंस हो जाती है कि गैसेस फेस एग्जिस्ट नहीं करती है। व्हाटएवर गैस फेसेस इट विल बी ट्रीटेड एज अ लिक्विड। तो ये जो पूरा रीजन है दैट कम्स इनटू द लिक्विड रीजन। तो होने को गैस ही है, but it is now so dense. Okay, so I think this is all about the phase transformation and Clapeyron equation. If you have any query related to this, you can ask me in the comment box. And one more topic we should continue with this lecture. This is vapor pressure. Vapor pressure पे भी कुछ सवाल आप लोगों के आ सकते हैं। This is vapor pressure. ये वेपर प्रेशर क्या है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लापेरॉन इक्वेशन। बहुत ही सिंपलीफाइड तरीका है। वेपर प्रेशर यानी कि हम माने कि हमारे पास एक सिस्टम है और सिस्टम में सिर्फ गैसेस से एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी इक्वेशन को अप्लाई करना है टू गेट द वेपर प्रेशर। एक सिस्टम है, सिस्टम में गैसेस पार्टिकल्स हैं और उस गैसेस पार्टिकल कितना प्रेशर सिस्टम पर लगा रहे हैं, या टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ टेम्परेचर और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन रहेगा। तो लेट्स सपोज कि वी आर इन ए सिस्टम जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज गैस। तो अगर गैसेस फेस की एग्जिस्ट कर रही है, नाउ दिस इक्वेशन वी नो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। हम कह रहे हैं कि कोई एक ही फेस एग्जिस्ट कर रही है। मैं कहूँ जो वेपर है या गैसेस फेस है उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है ऑलवेज। अगर हम लिक्विड और गैसेस फेस की बात करें, अगर टेम्परेचर हाई है तो इन दैट केस वेपर वॉल्यूम विल बी मच मोर देन द लिक्विड वॉल्यूम। तो अगर टेम्परेचर हाई है तो लिक्विड का वॉल्यूम बहुत ही कम होगा। वी कैन नेगलेक्ट V1 एंड वी कैन से डेल्टा V टू बी V2। अब क्योंकि पूरे के पूरे सिस्टम में टेम्परेचर हाई है और गैसेस फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इफ gas is ideal gas, then we can apply equation of state PV is equal to nRT. Here the volume is V2, so we can write PV2 is equal to nRT. From here we can get V is equal to nRT upon T. Let's put this value delta P. Delta T is equal to L12 upon T. Here nRT T. Let's bring थोड़ा शफल करते हैं। डेल्टा P अपॉन P, डेल्टा T
L12 nr T square. Now you can integrate this equation, pressure 0 to P and temperature 0 to T. So if you integrate this equation, what you will get? If we integrate this equation, we will get log EP is equal to minus L12 upon nr T, or we can say P is equal to e to the power minus L12 upon nr T. This is how we can get the vapor pressure. This is simple calculation. So by using this relation, you can solve many questions where you can find the temperature और प्रेशर का किस तरह से इंक्रीज होगा. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी इंक्रीज होगा. बाय दिस इक्वेशन यू कैन सी. So this is all about this topic where we were discussing about the phase transformation. हमने दो phases की बात करी है. दो phases लिक्विड गैस भी हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, whatever it can be. तो वो फेज सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्कस किया कि क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन है. अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो एंट्रोपी पर हम डिस्कस करते हैं. तो सिस्टम आइसोलेटेड है, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर के हीट रिजर्वायर के कॉन्टेक्ट में है, देन वी से कि हेल्महोल्ट्ज की एनर्जी डेल्टा एस की बात की जाती है. जब सिस्टम कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट रिजर्वायर के कॉन्टेक्ट में है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, देन वी फोकस ऑन द गिब्स की एनर्जी. और मोस्टली जो सिस्टम है नेचर में जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं उसी टाइप के होते हैं. सिस्टम कांटेक्ट में होता है किसी हीट रिजर्वायर के जहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं. तो मोस्टली सिस्टम्स के लिए हम क्या बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी. और गिब्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में हमेशा ही व्हाट इट वांट टू डू, इट वांट टू मिनिमाइज इटसेल्फ. तो गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमाइज होने की कोशिश करती है. अगर सिस्टम में दो फेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दोनों फेसेस में से जिसकी भी गिब्स फ्री एनर्जी कम है उसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होना चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर में चेंजेस किए गए हैं या वैल्यूज इस तरह की एग्जिस्ट कर रही हैं कि दोनों फेसेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से हमें मिलती है एंड इट टेल्स अबाउट द फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेनी सब्सटेंस. Hope things are clear to you. And the next class we will take another topic, that is Maxwell relation. So if you have any difficulties, you can write email to me or you can message me on my WhatsApp number. Hope things are clear to you. I will send you the numerical related to this topic, and I think so that you will find no problem in solving this.